अच्छा जी, सो हमने प्रीवियसली जो बात की थी उसी से रिवाइज करते हुए हम आगे चलते हैं। और वो हमारे पास कुछ यूँ थी कि हमने कहा था कि भाई अगर हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस या अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, सही है, तो if the loss condition contain forces, सही है। तो अब क्या होगा? तो उससे जो है, अगर तो वो फोर्सेस जो है वो सिस्टम को डाउन कर रही है, अगर तो वो सिस्टम को, आप कह लो कि ऑसिलेशन को डाई आउट कर रही है, तो हम उसको कहते हैं, उन फोर्सेस को हम कहते हैं डैम्पिंग फोर्सेस, सही है। तो ये डैम्पिंग हम कहते हैं। तो हमारे पास आता है डैम्पिंग, सही है। और इसके अंदर क्या होता है? एनर्जी रिमूवल होता है। एनर्जी टेकन आउट। अच्छा, और अगर हमारे पास अ, अगर हमारे पास डैम्पिंग के बजाय दूसरा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस, तो उससे हमारे पास होगा एनर्जी सही है। ये हमारे पास दो कहानी है। अब इनमें से ना एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले पावर डैम्पिंग से स्टार्ट करें। अच्छा, तो डैम्पिंग हमारे पास होता है, डैम्पिंग इज बेसिकली लॉस इन एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस, सही। अच्छा जनाब, अब ये जो हमारे पास डैम्पिंग है, ये कॉन्सेप्ट है, मे बी आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये कॉन्सेप्ट शायद यूजलेस है या ये नहीं होना चाहिए। मतलब हम हमें ऐसा लगता है कि रेजिस्टिव फोर्सेस सिर्फ हमारा काम खराब करती है, सही है। लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली डैम्पिंग कुछ केसेस के अंदर हेल्पफुल होती है, कुछ केसेस के अंदर हेल्पफुल नहीं होती है, राइट। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि दुनिया में जितनी भी ऑसिलेशन आप ये चाहोगे सारी की सारी जो है वो बिल्कुल फ्रिक्शन लेस हो, सही। और आप ये भी नहीं कर सकते हो कि सारी के सारे में फ्रिक्शन हो। ऑब्वियसली बात है, फ्रिक्शन हर किसी में होती है, बट आप कुछ केसेस के अंदर ये चाहते हो कि मिनिमाइज हो फ्रिक्शन, ताकि एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। कुछ केसेस के अंदर आप ये चाहते हो कि फ्रिक्शन जो है थोड़ी सी ज्यादा हो, ताकि हमारा सिस्टम सही काम करे, सही है। तो हम वो सारे केसेस देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही हैं, सही। तो खैर, ये तो हमने बता दिया कि भाई डैम्पिंग हमारे पास एनर्जी का लॉस है ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स, सही। तो यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स आएंगी, वहां पे एनर्जी लॉस हुआ करेगी। अच्छा, अब अगर हम डैम्पिंग की टाइप को देखें, तो हमारे पास जो है ना तीन टाइप होती है डैम्पिंग, सही है। एक हम कहते हैं लाइट डैम्पिंग, सही है। एक हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग, सही है। और एक हम कहते हैं हैवी डैम्पिंग, सही हो गया। अच्छा जनाब, तो अब ये तीन टाइप की डैम्पिंग है। इसके अंदर से जो लाइट डैम्पिंग है वो बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर सिलेबस में डिस्कस की जाती है, या पास यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बहुत बार बार आते हैं। लेकिन जो क्रिटिकल डैम्पिंग है और जो हैवी डैम्पिंग है वो बहुत कम पूछी जाती है, सही। मतलब अभी 2023 में उन्होंने एक, 2024 में एक दफा पूछी है उन्होंने। उससे पहले शायद बहुत पहले शायद कोई इशू होना मुझे याद नहीं पड़ता, सही है। सो खैर आ जाओ। सबसे पहले तो ये देखते हैं लाइट डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग के अंदर सीन ही होता है, लाइट डैम्पिंग
लाइट डैम्पिंग का सीन इस तरह से होता है कि भाई हमारे पास ग्रेजुअल लॉस इन द एनर्जी oscillation and uh, oscillation die out after some oscillations after some oscillation राइट। ये हमारे पास है लाइट डैम्पिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा होता अब ये लाइट डैम्पिंग जो है ना ये यूजुअली हर किस्म के ऑसिलेटरी मोशन के अंदर होती है, सही है। तो इसकी अगर एग्जांपल आपने कोई भी इसकी एग्जांपल आप दे सकते हो, कोई भी मूविंग पेंडुलम है, कोई इसमें मास ऑसिलेटिंग सिस्टम है, कोई आपके आप लाइक पानी के अंदर कोई भी चीज फ्लोट कर रही है, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है जो कि ऑसिलेट कर रही है उसके अंदर मतलब जो नेचुरली जो ऑसिलेशन होती है, सही है। तो उसके अंदर अगर कोई नेचुरली ऑसिलेट करना स्टार्ट करे तो उसके अंदर जो है वो लाइट डैम्पिंग होती है और फिर इवेंचुअली वो रेस्ट में आ जाता है, वो हमेशा फॉर एवर ऑसिलेट नहीं करेगा, सही है। तो found it most of the oscillation, सही। तो ये तुम्हारे पास इसकी एग्जांपल अब तुम कोई भी दे सकते हो इसकी एग्जांपल में, सही है। अच्छा इसमें होता क्या है, इसमें होता ही है कि अगर तुम याद करो एनर्जी का रिलेशन, सही है। तो टोटल एनर्जी का रिलेशन में क्या पढ़ा था, टोटल एनर्जी हमने कहा था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, सही है। तो बेसिकली जो टोटल एनर्जी का जो रिलेशन है उसके अंदर ये पूरी चीज है, ये कांस्टेंट, ये पूरी चीजें कांस्टेंट, राइट। तो एनर्जी इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एक्स, सही है। तो अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है सिस्टम के अंदर से तो हमारे पास जो है वो एक्स यानी जो एम्पलीट्यूड है वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको एनर्जी लॉस होते हुए नहीं दिखती, मतलब स्ट्रेट अवे एनर्जी लॉस होते हुए नहीं दिखेगी, बल्कि कुछ दूसरे पैरामीटर आपको कम होते हुए दिखेंगे जिससे आप ये इस ऑब्जर्वेशन में पहुंचोगे कि अच्छा एनर्जी लॉस हो रही है, और वो दूसरा पैरामीटर डिस्प्लेसमेंट का या एम्पलीट्यूड का, राइट। ये जो एम्पलीट्यूड होगा सिस्टम का वो डिक्रीज होने लग जाएगा, सही है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास जो ऑसिलेशंस है या जो ऑसिलेशंस है वो बेसिकली डैम्प हो गई है, या जो ऑसिलेशन है उसके अंदर जो है वो डैम्पिंग इन्वॉल्व है, रेजिस्टिव फोर्सेस आ गई है, सही है। कहानी कुछ इस तरह से समझो कि अगर हमारे पास लेट्स से ग्राफ है, सही है। और ओके। अच्छा अब होगा क्या कि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास जो नॉर्मल जो ऑसिलेशन होती है वो तुम्हें किस तरह से देखेंगी, वो तुम्हें जो है बिल्कुल लाइक ये तुम्हें एक नॉर्मल ऑसिलेशन दिखेगी, राइट। इसके अंदर कोई डैम्पिंग नहीं होगी, सही है। अच्छा यहाँ पे तुम्हारे पास जो है तुम टाइम का ग्राफ बना लो और तुम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे लो, सही है। लेकिन अगर डैम्पिंग स्टार्ट हो गई सिस्टम के अंदर से तो तुम्हें जो ग्राफ दिखेगा ना, जो चेंज दिखेगा ग्राफ में, वो तुम्हें इस तरह से कुछ दिखेगा। देख पा रहे हो चेंज तुम्हें दिखा, ये तुम्हारे पास जो एम्पलीट्यूड था वो क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया, सही है। ये बेसिकली आपको क्या बताएगा, ये आपको जो है डैम्पिंग के बारे में बता देगा कि जो है ना आपके सिस्टम के अंदर अब डैम्पिंग स्टार्ट हो चुकी है, पहले डैम्पिंग नहीं थी, पहले एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था, सही है। यहाँ तक की जो कहानी थी, यहाँ तक में आपके पास कांस्टेंट एम्पलीट्यूड था, सही है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, सही है।
और ये जो दूसरी वाली कहानी है, यहाँ पे आपके पास जो है एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने शुरू हो गया। सही है। और ये ग्रेजुअल डिक्रीज है। सही है। डिक्रीज। सही है। तो अब आप ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज एम्पलीट्यूड के अंदर आपको दिख रहा है, ये बेसिकली आपको क्या बता देगा कि आपके पास यहाँ से जो टोटल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। सही है। और टोटल एनर्जी इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि हम जो रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से जो आप कह लो कि थर्मल डेसिपेशन थी, हम उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे टोटल एनर्जी के अंदर। सही है। तो हम कह रहे हैं कि भाई टोटल एनर्जी आपके पास डिक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे आपके पास जो है ना वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इधर आपके पास इस पोर्शन पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। सही है। अच्छा, यहाँ पे जब इस तरह का ग्राफ नहीं, ये ग्राफ तुम्हें पेपर में बहुत दफा बनाने को देगा। सही है। तो मैं बस सिर्फ सबसे पहले तो मे बी इस ग्राफ से ये पूछ सकते हैं कि भाई, तुमसे बोल देगा कि भाई ये ग्राफ किस तरह से आपको बता रहा है कि सिस्टम के अंदर डैम्पिंग हो रही है। पहला पहला सवाल तो मैं बहुत सिंपल सा सवाल पूछेगा। सही है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ग्राफ का एम्पलीट्यूड ग्रेजुअल डिक्रीज हो रही है, ग्राफ का एम्पलीट्यूड डिक्रीज है, कांस्टेंट नहीं है, तो उससे तुम्हें पता चल गया डैम्पिंग है। सही है। दूसरी चीज वो ये पूछते हैं कि भाई तुम्हें ये बात कैसे पता चल रही है कि ये लाइट डैम्पिंग ही है और दूसरी डैम्पिंग नहीं है। तो तुमने क्या बताना है कि जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से लाइट डैम्पिंग है। राइट। दूसरी डैम्पिंग के अंदर ग्रेजुअल डिक्रीज नहीं होता, सडन डिक्रीज होता है। सही है। सो ग्रेजुअल डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, आपको पता चल गया टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और आपके पास जो एम्पलीट्यूड का चेंज है वो आपको बता देगा कि डैम्पिंग प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर। सही हो गया। अच्छा, एक तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा तो अब तुम्हें तुमसे ये पूछेंगे कि तुम्हें ना सिंपल जो फ्री ऑसिलेशन है उसका ग्राफ तुम्हें बना के दिया हुआ होगा, और तुमसे ये पूछ लेंगे कि भाई इस पे फोर्स्ड ऑसिलेशन का ग्राफ बना दो। लेट्स से मैं इसी को कॉपी करता हूँ। कॉपी और पेस्ट। सही है। तो मिटाते हैं यहाँ से। सही है। और इसी ग्राफ को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। सही है। अच्छा, अब ये पूरा जो ग्राफ है मेरे पास, इसके अंदर कोई डैम्पिंग नहीं हो रही, फ्री ऑसिलेशन का ग्राफ है। सही है। नो रेजिस्टिव फोर्सेस। अगर तो रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती, मतलब लेट्स से कि एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो से मैंने यहाँ तक जो ग्राफ बनाया उसमें कोई रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन अगर रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती टी इक्वल्स टू जीरो से, तो ग्राफ किस तरह का बनता, तो वो आपको बनाना आना चाहिए, और वो जो है वो इस तरह से बनेगा। Right. सही। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ दो तीन चीजें समझने की। सही। पहली चीज कि 3 नंबर का ग्राफ यूजुअली देते हैं इस तरह का ना, कि आपको फ्री ऑसिलेशन का ग्राफ दिया, फोर्स ऑसिलेशन का बना देंगे। सही है। तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जो नया वाला जो ग्राफ आपने बनाया पर्पल से, वो आपके पास जो है ना ओरिजिनल के हमेशा नीचे होना चाहिए। सही है। तो न्यू ग्राफ शुड बी अंडर द ओरिजिनल वन। सही है। तभी आपको ये पता चलेगा कि डैम्पिंग हो रही है। अगर वो उससे बढ़ गया तो इसका मतलब है वो डैम्पिंग को रेफर नहीं कर रहा। सही। दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि जो टाइम पीरियड ना, जो नए वाले ग्राफ का, जो डैम्पिंग वाले ग्राफ का जो टाइम पीरियड है वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट कहते हैं। एंड वी डोंट नीड टू कैलकुलेट द चेंज इन टाइम, की अगर जो है ना डैम्पिंग की वजह से टाइम में चेंज आ रहा है, बहुत कम फर्क होता है, तो हम उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। या अगर तुम स्लाइड से डिफरेंस दिखा भी दोगे तो तुम एक्सेप्ट कर लेंगे वो क्वेश्चन। सही है। सो द पीरियड ऑफ both graph remains the same। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा तीसरा मार्क जो आपको मिल जाएगा वो आपको ये शो करना है कि ग्रेजुअल डिक्रीज इन एप्टीट्यूड शो करना है। सही है। तो
gradual decrease in amplitude, राइट। तो मैं ये तीन चीजें शो कर दी है इसके अंदर, सही है। अच्छा, अब तुम मे भी पूछ सकते हो कि भाई क्या हमारे पास जो नए नए एम्पलीट्यूड आ रहे हैं क्या हमें उसको भी कैलकुलेट करना होगा, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला एम्पलीट्यूड बनाया, यहाँ पे मैंने जो ये एम्पलीट्यूड बनाया, तो यहाँ पे जो ये एम्पलीट्यूड बनाया और यहाँ पे जो ये एम्पलीट्यूड बनाया, क्या इसकी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है? तो रिक्वायर्ड नहीं है, ऑल्दो इसके फार्मूला होते हैं प्रॉपर और वो फार्मूला के थ्रू आते हैं, लेकिन इसकी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है आपके सिलेक्शन, सही है। आपको सिर्फ एक एक जनरल सिर्फ आपको शो करना होगा कि ग्राफ किस तरह से बनता है, सही है। मैं आपको जो है ना इसका एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन इसका दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि देखने में एक्चुअली किस तरह से दिखेगा, सही। और वो ग्राफ है, ये आ गया, सही। Here it is. सही है। तो ये आपको जो है ना इस तरह का कुछ ग्राफ दिखेगा, सही है कि अगर आप एम्पलीट्यूड को देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है और ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, सही। अब चूंकि एक्सपोनेंट का फंक्शन जब अब ए लेवल्स के अंदर कुछ बच्चे बायो के होते हैं तो उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ होता तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सही। तो जैसे आप इसको इग्नोर करा सकते हो, ऑल्दो ये इसकी इक्वेशन लिखी हुई है कि क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा कि जिसके हिसाब से आप नया नया इसका एम्पलीट्यूड निकाल लोगे, राइट। मतलब जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा है इस पॉइंट पे जो भी एम्पलीट्यूड है वो इस इक्वेशन के थ्रू आप निकाल लोगे, वगैरह वगैरह, सही। अच्छा जनाब, खैर तो अगर आगे चले, यहाँ पे वैसे बाय द वे जो एम है वो बेसिकली मास है। अगर तो आपके पास एक पर्टिकुलर सिस्टम का ग्राफ दिया हुआ है, सही है, एक पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से इन्होंने इक्वेशन भी उसको ड्राइव की है कि आपके पास जो है ना एक बेसिकली मास है वो फ्लूइड फ्लूइड के अंदर जो है ना वो ऑसिलेट हो रहा है, तो इसका उसका जो है ना ये इन्होंने ग्राफ थोड़ा सा बना के दिया हुआ है। अगर तुम इमेजिन करना चाहो तो तुम्हारे पास इमेजिनेशन तुम्हारी कुछ इस तरह से होनी चाहिए, लाइक दिस, सही है। तो ये बेसिकली इस चीज का ग्राफ है, सही है। ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये ऑसिलेट कर रहा है लिक्विड के अंदर, सही है। तो उससे जो है ना आपके पास एक ग्राफ क्लियर हो गया, perfect, सही है। तो ये आपके पास इसका एक सिस्टम था जो यहाँ पे आपको बता दिया गया, सही है। यहाँ पे बी जो है ये अगर हम देखें तो बी हमारे पास ये कोई कांस्टेंट है, सही है, रेजिस्टिव फोर्स का कांस्टेंट है और टी टाइम पीरियड है, सही है। तो बाकी और ये लेकिन इक्वेशन फार्मूला कोई रिलेटेड नहीं है इसके, बस मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, क्लियर है। अच्छा जी चलो, अब यहाँ पे हमारे पास होती है, ये हमारे पास है बेसिकली लाइट डैम्पिंग, सही, जो कि आपको हर किस्म के सिस्टम में मिलेगी। अब इसके बाद आ जाओ क्रिटिकल डैम्पिंग पे। तो दूसरी चीज हमारे पास है क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, सही। अच्छा जी, अब इस क्रिटिकल डैम्पिंग के अंदर सीन ये होता है कि आपके पास जो है ना, आपके पास जो ऑसिलेशन होती है वो विदाउट कंप्लीटिंग अ सिंगल ऑसिलेशन वो बिल्कुल डाई आउट हो जाती है, सही। अगर तो आप सिस्टम को डिस्प्लेस करोगे, अगर तो आप सिस्टम को डिस्प्लेस करोगे और आप रिलीज करोगे और उसके अंदर जो है वो आप कह लो कि क्रिटिकल डैम्पिंग हुई हुई है उस सिस्टम के अंदर ये जिसको आप रिलीज कर रहे हो, तो वो जो है ना मीन पोजीशन पे आते आते रुक जाएगा और बहुत जल्दी मीन पोजीशन पे आ जाएगा, समझ लो, मीन पोजीशन पे आकर रुक जाएगा, सही। ये हमारे पास होती है क्रिटिकल डैम्पिंग, सही। व्हेन एनर्जी oscillation suddenly decreases without
completely. The single, the single oscillation, the system. तो ये आपके पास है। तो ये आपके पास है क्रिटिकल डैम्पिंग। सही है। और इस क्रिटिकल डैम्पिंग का अगर आप ग्राफ करना चाहो तो ये आपको जो है ना इस तरह से कोई दिखेगा। तो लेट्स से कि आपके पास ये एम्पलीट्यूड है और ये टाइम। सही है। और आपने सिस्टम को डिस्प्लेस किया मैक्सिमम तो क्लिक करो। सही। और जब आपने रिलीज किया तो सिस्टम विद इन द शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम वो जीरो पे आ जाएगा। सही है। तो ये आपके पास जो है क्रिटिकल डैम्पिंग का ग्राफ बनता है। सही है। अच्छा जी। और अगर आप क्रिटिकल डैम्पिंग की वैसे क्रिटिकल डैम्पिंग अगर आप सोचो कि इससे क्या यूज हो सकता है तो क्रिटिकल डैम्पिंग यूजफुल होती है कुछ केसेस के अंदर। सही है। और जैसे कि उसकी एग्जांपल ये कि अगर तुम गाड़ियों के सस्पेंशन देखो। सही है। तो गाड़ियों के सस्पेंशन अगर आप देखो तो वहां पे सबसे ज्यादा क्रिटिकल डैम्पिंग होती है कार के जो गाड़ियों के शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं absorbers होते हैं। सही है। अब उसके अंदर होता क्या है बेसिकली अगर अगर तुम में से कोई बंदा गाड़ी चलाता है। सही है। या अगर तुम में से कोई बंदा गाड़ी में बैठा और गाड़ी में उसने ऑब्जर्वेशन की है जब गाड़ी ऑसिलेट होती है स्पीड बम से गुजरती है इस तरह से जो बाहर वाली हवा में शायद उन्होंने ना किया हो वहां पे जो है ना सड़कों पे पूरी उनको रोडें प्रॉपर मिल जाती हैं। यहाँ पे हमें गड्ढों के बीच में कभी कभार रोडें मिलती हैं। तो जो पाकिस्तानी अवाम है उन्होंने उन्होंने बहुत ज्यादा इसको ऑब्जर्व किया होगा। तो इसीलिए कि अगर तुम गाड़ी को देखो गाड़ी में तुम कभी बैठो या तुम इमेजिन करो कि तुम्हारी गाड़ी जा रही है किसी बम से गुजरती है किसी हम से गुजरती है तो गाड़ी क्या होगी ऑसिलेट होगी ऊपर नीचे वाइब्रेट होगी थोड़ी सी। सही। लेकिन वो जैसे ही वाइब्रेट होगी फौरन उसकी वाइब्रेशन खत्म होगी वो फिर नॉर्मल अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएगी और अपने स्टडी वर्टिकल मोशन के साथ चलती रहेगी। सही है। मतलब वर्टिकल मोशन उसका कुछ भी नहीं होगा वो बिल्कुल स्टडी उसी पोजीशन पे रहेगी। सही। हॉरिजॉन्टल मोशन में वो जहाँ पे मूव करी होगी चलेगी। सही है। तो ये आपके पास जो है ये रिक्वायर्ड है अगर तो आप गाड़ियों का सिस्टम को आप गाड़ियों के जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं जो कि टायर के नीचे लगे होते हैं अगर टायर के ऊपर बेसिकली लगे होते हैं अगर आप गाड़ी के नीचे झुक के देखो तो टायर के ऊपर स्प्रिंग वगैरह लगा हुआ होता है और स्प्रिंग के अंदर जो है ना वो शॉक एब्जॉर्बर का पूरा सेटअप वहाँ पे लगा हुआ होता है। सही। तो अगर आपके वो शॉक एब्जॉर्बर्स खराब हो जाए। सही है। तो होगा ये कि जब भी आप किसी गड्ढे से गुजरोगे तो गाड़ी बहुत बार ऑसिलेट होगी। सही है। मतलब अगर तुम यहाँ पाकिस्तान में रहते हो तो अगर तुम्हें इस शॉक एब्जॉर्बर के सही होने को और खराब होने को जज करना है, तुम किसी रिक्शे में बैठ जाओ। सही है। तो जब वो तुम रोड से गुजरेगा या जब वो किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरेगा तो तुम्हारा आधा खाना तो हजम हो जाएगा इसकी तो गारंटी है। तो वो इतना ऑसिलेट कर जाता है। सही है। उनके बर्बाद हो चुके होते हैं शॉक एब्जॉर्बर। सही है। वो चला रहे होते हैं वो जब तक जो है ना वो उसका जनाजा नहीं हो जाता तब तक वो चलाते रहते हैं उसी रिक्शे को। सही है। तो इसी तरीके से जो है ना जो पुरानी गाड़ियां होती हैं उसके अंदर तुम्हें ये शॉक एब्जॉर्बर का प्रॉब्लम दिखेगा। सही। मैकेनिक के पास तुम लेके जाओगे तो मैकेनिक जो है ना तुम्हारे शॉक एब्जॉर्बर जहाँ पे टायर लगा होता है ना टायर के ऊपर गाड़ी गाड़ी को ऑसिलेट करेगा। तो गाड़ी अगर एक ऑसिलेशन भी कंप्लीट ना करे मतलब अगर तुम्हारे पास गाड़ी है तो तुम गाड़ी को जहाँ पे वो है ना टायर टायर के ऊपर से बोनट के पास से गाड़ी को प्रेस करो जल्दी से और ऑसिलेट कराओ गाड़ी को। सही है। तो गाड़ी अगर एक पूरी ऑसिलेशन कंप्लीट ना करे तो इसका मतलब है कि गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर सही है। और अगर गाड़ी एक ऑसिलेशन से ज्यादा ऑसिलेशन ले रही है एक से ज्यादा ऑसिलेशन या एक से ज्यादा ऑसिलेशन ले रही है क्योंकि एक ऑसिलेशन से कम होगी तो वो शॉक एब्जॉर्बर सही है। एक से ज्यादा ऑसिलेशन आ रही है दो तीन ऑसिलेशन आ रही है इसका मतलब है शॉक एब्जॉर्बर जवाब दे गए। सही है। तो फिर उसमें आपको चेंज कराना होता है या आप रिपेयरिंग कराते हो वगैरह वगैरह। सही है। सो यहाँ पे ये काम है। तो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि भाई क्रिटिकल डैम्पिंग होनी चाहिए नहीं होगी तो फिर आप डांसिंग कार बन जाएगी। सही है। इसी तरीके से और इसके अलावा जो है ना इसकी दूसरी एग्जाम्पल भी आपके पास है। सही है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल आपके पास जो है
एक तो हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है ना उनके अंदर ये काफी यूज होता है, लेकिन शायद तुम इसको रिलेट नहीं कर पाओ, क्योंकि तुमने मे बी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसे नहीं देखेंगे जिसके अंदर ऑसिलेशन हो, क्योंकि ऑसिलेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसे होते हैं कि जो ऑसिलेशन भी जनरेट करते हैं। सही है, तो उनके अंदर ये हो सकते हैं। सही है। और चलो ये कुछ एग्जांपल तुम दे सकते हो। इसके अलावा जितने भी वाइब्रेटिंग सिस्टम है ना, अगर तुम किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम को ऐसे सोच सकते हो कि अगर तुम्हें उसको जल्द से जल्द, अगर वो ऑसिलेट हो गया तो उसको जल्द से जल्द अपनी मीन पोजीशन पे लाना है, तो तुम जो है उसके अंदर डैम्पर्स ऐड कर दो और वो जो है वो तुम्हें डैम्पिंग करके देते हैं। सही है। अगर तुमने नोट किया हो, घर के जो दरवाजे होते हैं, जो यूजुअली घर के अंदर जो जाली वाले गेट होते हैं, उसके ऊपर जो है ना वो उन्होंने एक छोटे से डैम्पर लगाए हुए होते हैं। सही है। तो जब तुम दरवाजा खोलते हो, दरवाजा खुद खुलता है, मतलब दरवाजा खोलते हो फिर उसको छोड़ते हो, तो वो खुला नहीं रहता, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाता है। सही है। तो वो आपके पास जो है वो भी क्रिटिकल डैम्पिंग उसके अंदर हुई हुई होती है कि वो, और जैसे ही आप खोलते हो और फिर आप छोड़ देते हो, रिलीज करते हो, तो वो वापसी अपनी मीन पोजीशन पे आ जाता है विद इन द शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं लेता। सही है। तो ये आपके पास जो है ना डैम्पिंग की कहानी थी, क्रिटिकल डैम्पिंग की। अब उसके बाद जो है हैवी डैम्पिंग को समझ लेते हैं। सही है। अच्छा, लाइट डैम्पिंग, हम अपने सिलेबस में इसको लाइट डैम्पिंग कह रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो है ना ये अंडर डैम्प इस ये सिस्टम कहलाता है। सही है। तो ये वाले नाम भी जो है ना तुम्हें बहुत सारे बुक्स में मिलेंगे, नॉट इन ए लेवल्स बट यस इन द यूनिवर्सिटी लेवल, और मे बी इन अदर बुक अगर तुम देखते हो तो। सही है। सो अब उसके बाद क्रिटिकल डैम्पिंग के बाद तुम्हारे पास है हैवी डैम्पिंग। सही है। तो अच्छा, इस हैवी डैम्पिंग का सीन ये है कि इसको ओवर डैम्प भी कहते हैं। सही है। और इसका सीन ये है कि आपके पास इसके अंदर जो सिस्टम होता है वो आपके पास, अच्छा वो सिस्टम बहुत देर लगाता है अपनी मीन पोजीशन पे आने को। सही है। वो बहुत जल्दी मीन पोजीशन पे नहीं आता। when system is displaced, it will take longer to to अबे यार ये मजे की डेफिनेशन एक मिनट। but energy of the, अच्छा एक मिनट, इसको भी ना उसी की तरह लिख लो ताकि डेफिनेशन एक जैसी हो जाए, समझने में आसानी। when the energy of the system is taken out in a long interval of time in the system mean position without completing without completing pronunciation. Pronunciation. सही हो गया। तो ये आपके पास है वो हैवी डैम्पिंग होती है। सही है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो तुम अगर वो देखो गाड़ियों की जो ट्रंक्स होते हैं, जो अभी आजकल जो नई गाड़ी आ रही है जिसके अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक डोर क्लोजर लगे हुए होते हैं। सही, तुम बटन प्रेस करोगे तो वो डोर ओपन हो जाएगा, बटन प्रेस करोगे तो डोर क्लोज हो जाएगा। तो वो बेसिकली जो है ना हैवी डैम्पिंग होती है। अब तुम खड़े हो, तुम हाथ से अगर गाड़ी की डिग्गी बंद करो तो वो धाड़ करके बंद करोगे, 2 सेकंड में बंद हो जाएगी। सही।
लेकिन अगर जो है वो तुम उससे बंद करो, मतलब तुम्हारे पास जो रिमोट कंट्रोल है, तो उससे वो थोड़ा सा टाइम लेता है, सुकून से, इत्मीनान से, प्यार मोहब्बत से बंद होती है। सही है। तो वो जो होता है आपके पास, वो हैवीली डैम्प्ड होती है, ताकि मतलब जो है अगर कोई नीचे आ जाए और वो डिग्गी बंद हो रही है, और ऑल दो सेंसर लगे हुए होते हैं, अगर कोई बीच में होता है तो वो नहीं बंद होगी, वो आपसे खुल जाएगी। लेकिन हाँ, वो सुकून से बंद होती है। सही है। और अगर तुम इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ तुम्हारे पास यहाँ पे जाके जीरो, सही हो गया। इस स्पेस में लिखता है।